नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। ये क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। हम आज की क्लास में उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो पहले किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आइए दोस्तों, हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का मूल दर्शन क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है, केवल विशेष बच्चों के लिए अलग विद्यालय खोलना, सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक ही नियमित विद्यालय में साथ पढ़ाना, केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान देना, या केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण देना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहे। बताइए दोस्तों, इनमें से समावेशी शिक्षा का मूल दर्शन क्या है जो आपके पास विकल्प दिए गए हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। समावेशी शिक्षा का मूल दर्शन है कि सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक ही नियमित विद्यालय में साथ पढ़ाना। हमारा अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस अधिगम अक्षमता से संबंधित है? आपके पास ऑप्शंस में है, मानसिक अक्षमता से, पढ़ने संबंधी कठिनाई से, गणितीय गणना से, या केवल सुनने की समस्या से। तो बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? जो छात्र डिसलेक्सिया से पीड़ित होते हैं उन्हें किस में कठिनाई होती है? मानसिक अक्षमता, पढ़ने संबंधी कठिनाई से, या गणितीय गणना से, या केवल सुनने की समस्या से। तो बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। जो छात्र डिसलेक्सिया से पीड़ित होते हैं उन्हें पढ़ने संबंधी कठिनाई होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ छात्रों को पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे हम इंग्लिश का ही उदाहरण लेते हैं, कोई एक वर्ड जैसे सा, तो आपने देखा होगा जो छात्र डिसलेक्सिया से पीड़ित होते हैं वो इसे वॉश पढ़ देते हैं। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, गणितीय गणनाएं करने में होने वाली अक्षमता या कठिनाई को क्या कहा जाता है? जो छात्र गणितीय गणनाएं करने में कठिनाई महसूस करते हैं वो किससे पीड़ित होते हैं? आपके पास ऑप्शंस में है, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, या डिस्प्रेक्सिया। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, जिन छात्रों को गणितीय गणनाएं करने में दिक्कत होती है उन्हें हम क्या कहेंगे? डिसकैलकुलिया। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, हस्तलेखन या लिखने से संबंधित अधिगम अक्षमता को क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शंस में है, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, या अफेसिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हस्तलेखन या लिखने से संबंधित जिन्हें कठिनाई होती है उन्हें इनमें से क्या कहा जाता है? डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, या अफेसिया। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है, डिस्ग्राफिया। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, अब आपके यहाँ से तीनों हो गए, डिस्ग्राफिया जिन्हें लिखने में दिक्कत हो, डिसलेक्सिया जिन्हें पढ़ने में दिक्कत हो, डिसकैलकुलिया जिन्हें गणितीय गणना में दिक्कत हो। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, दिक्कत मतलब कठिनाई। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्धि कारक बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? आपका प्रश्न है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? आपके पास ऑप्शंस में है, लुईस टर्मन, चार्ल्स स्पीयरमैन, एडवर्ड थॉर्नडाइक, या जेपी गिलफोर्ड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए दोस्तों। टू फैक्टर थ्योरी। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? चार्ल्स स्पीयरमैन ने। ठीक है, आप जानते हैं कि स्पीयरमैन ने बुद्धि के दो कारक बताए थे, जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी फैक्टर जो सामान्य मानसिक योग्यता
जो कि जन्मजात होती है, और एस फैक्टर विशिष्ट योग्यता जो अर्जित की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणवाद के संस्थापक कौन माने जाते हैं? आपके पास ऑप्शंस में है सिगमंड फ्राइड, कार्ल जुंग, अल्फ्रेड एडलर या जॉन बी वॉटसन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए दोस्तों, मनोविश्लेषणवाद के संस्थापक कौन माने जाते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है। मनोविश्लेषणवाद के संस्थापक कौन माने जाते हैं? सिगमंड फ्राइड। फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया और मन की 3 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, कितनी अवस्थाएं बताई इन्होंने मन की? 3। कौन कौन सी? चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपने ध्यान रखना है कि मनोविश्लेषणवाद के संस्थापक कौन माने जाते हैं? सिगमंड फ्राइड। और इन्होंने मन की 3 अवस्थाएं बताई है। कौन कौन सी? चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, किस अवस्था को जीवन का तूफान, तनाव और दबाव की अवस्था कहा गया है? आपके पास ऑप्शंस में है बाल्यावस्था, शिशुआवस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? किस अवस्था को जीवन का तूफान, तनाव और दबाव की अवस्था कहा गया है? बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है, किशोरावस्था। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, किशोरावस्था बड़ी तनाव, तूफान, विरोध व छानबीन की अवस्था है, यह कथन किसका है? आपके पास ऑप्शंस में है क्रो एवं क्रो, जी सेटेनले हॉल, ए टी जर्सीलड, ई एल थॉर्नडाइक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? किशोरावस्था जो है वो तनाव, तूफान, विरोध व छानबीन की अवस्था है, यह कथन किसका है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। यह कथन किसका है? जी स्टेनेल हॉल का है। स्टेनर हॉल को बाल मनोविज्ञान मतलब किशोरावस्था का जनक भी माना जाता है। ठीक है, उन्होंने अपनी पुस्तक एडोलसेंस में किशोरावस्था को स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था कहा है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है आपको कि स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था किसने कहा है किशोरावस्था को? जी स्टेनेल हॉल ने। हमारा अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता का संबंध मुख्य रूप से किस प्रकार के चिंतन से होता है? आपके पास ऑप्शंस में है अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, केवल अनुकरण या एक रेखीय चिंतन से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सृजनात्मकता का संबंध मुख्य रूप से किस प्रकार के चिंतन से होता है? तो बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है, अपसारी चिंतन से। अपसारी चिंतन का अर्थ क्या होता है? किसी एक समस्या के कई अलग अलग नए और लेख से हटकर समाधान सोचना, जो सृजनात्मकता की मुख्य पहचान है। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी, अपसारी चिंतन। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात कितना निर्धारित है? आपके पास ऑप्शंस में है, आप लोग ध्यान से देखिए और उसके बाद ही अपना उत्तर दीजिए। ऑप्शंस में है आपके पास 30:1,
35:1, 40:1 या 25:1? उसका सही उत्तर क्या होगा? शिक्षा का अधिकार नियम आरटीआई एक्ट जो है 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र का अनुपात कितना निर्धारित है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, 30:1, यानी कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट 2009 है, इसके तहत प्राथमिक स्तर में जो छात्रों की संख्या होगी वो 30 होगी और 30 छात्र पर एक शिक्षक का होना निर्धारित है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा किस अधिगम दृष्टिकोण पर सबसे अधिक बल देती है? आपके पास ऑप्शंस में है, विषय वस्तु को रटने पर, करके सीखने और रचनावाद पर, केवल शिक्षक के व्याख्यान पर, केवल बोर्ड परीक्षाओं पर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा किस अधिगम दृष्टिकोण पर सबसे अधिक बल देती है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने और रचनावाद पर बल देती है। एनसीएफ 2005 इस बात पर जोर देता है कि ज्ञान बच्चे के मस्तिष्क में बाहर से भरा नहीं जाता, बल्कि बच्चा स्वयं अपने अनुभवों से ज्ञान की रचना करता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है? आपके पास ऑप्शंस में है, कक्षा में प्रथम आकर पुरस्कार जीतना। आपको क्या बताना है कि इनमें से कौन सा उदाहरण आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है? आपके पास ऑप्शंस में क्या है कि कक्षा में प्रथम आकर पुरस्कार जीतना, डांट से बचने के लिए गृह कार्य करना, अपनी रुचि, ज्ञानवर्धन और आत्मसंतुष्टि के लिए पढ़ना, या दूसरों की तारीफ या प्रशंसा पाने के लिए पढ़ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। सिर्फ आपको यहाँ पे ये बताना है कि इनमें से कौन सा उदाहरण आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। आंतरिक अभिप्रेरणा वह है जहाँ कार्य करने की वजह से आंतरिक खुशी हो और संतुष्टि होती हो, ना कि कोई बाहरी इनाम या प्रशंसा या दंड का डर हो। वही तो आंतरिक है, जिससे हमें अंदर से खुशी मिले, आंतरिक खुशी हो, संतुष्टि हो कि हाँ हमने ये काम किया। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। अपनी रुचि, ज्ञानवर्धन और आत्मसंतुष्टि के लिए पढ़ना, ना तो कक्षा में प्रथम आकर पुरस्कार जीतना, ना डांट से बचने के लिए गृह कार्य करना, और ना ही दूसरों की तारीफ या प्रशंसा पाने के लिए पढ़ना। पढ़ना है तो किससे संतुष्टि मिलेगी हमें? अपनी रुचि, ज्ञानवर्धन और आत्मसंतुष्टि के लिए पढ़ना। हमारा अगला प्रश्न है, अब्राहम मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता कौन सी है? आपके पास ऑप्शंस में है, शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षा की आवश्यकता, आत्मसिद्धि, प्यार और संबद्धता की आवश्यकता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है, आत्मसिद्धि। मैस्लो के पिरामिड में 5 स्तर हैं। निचले स्तर पर शारीरिक आवश्यकताएं आती हैं, जबकि सबसे ऊपरी शिखर पर आत्मसिद्धि, आत्मसिद्धि मतलब अपनी पूर्ण क्षमता को प्राप्त करना।
तो हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, बालक के सामाजिकीकरण का प्राथमिक व सबसे पहला एजेंट कौन सा है? आपके पास ऑप्शंस में है विद्यालय, परिवार, मीडिया व इंटरनेट या धार्मिक स्थल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। बालक के समाजीकरण का प्राथमिक व सबसे पहला एजेंट इनमें से कौन सा है? विद्यालय होता है, परिवार होता है, मीडिया व इंटरनेट है आज की दुनिया में, या धार्मिक स्थल है? तो बताओ दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। सबसे पहला जो प्राथमिक समाजीकरण होगा वो कहाँ से होता है? परिवार से होता है। हमारा अगला प्रश्न है, आप जानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो परिवार का ही हिस्सा होता है, अपने परिवार में अपने माता पिता के संपर्क में आता है, वहीं से वह भाषा सीखता है, संस्कार सीखता है, सब कुछ जो है वो हमारा पहला एजेंट क्या माना जाएगा इसमें से? परिवार। हमारा अगला प्रश्न है, समाजीकरण का द्वितीय एजेंट किसे माना जाता है? चलिए अब आप बताइए कि द्वितीय एजेंट किसे माना जाएगा। पहला तो हमने पढ़ लिया कि परिवार है। दूसरा क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है परिवार और माता पिता, सॉरी, ऑप्शंस में है परिवार और माता पिता, विद्यालय, पड़ोस और मीडिया, केवल माँ, निकटतम रिश्तेदार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। द्वितीय होता है इसका विद्यालय, पड़ोस और मीडिया। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो अपने परिवार में ही रहता है, अपने परिवार वालों के साथ ही रहता है, लेकिन जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो हम उसे स्कूल भेज देते हैं, तो उसका द्वितीय एजेंट जो है वो क्या माना जाएगा? विद्यालय, फिर पड़ोस में भी जाता है। तो हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों, ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और अगर हो सके तो वीडियो को हाइप भी कर देना। ठीक है, और जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।